Hello students, now today we talk about the torque on a current carrying loop. आज हम बेटा इन मैग्नेटिज्म बात करेंगे कि अगर हम किसी कॉइल को जिसमें हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कॉइल को इंट्रोड्यूस करने पर क्या फोर्स का इन्फ्लुएंस हमें नजर आएगा। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही हिंट दे दूं कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करते हैं देन द नेट फोर्स ऑन द कॉइल विल बिकम जीरो। सिस्टम में कोई भी नेट फोर्स नहीं आता, बट क्योंकि यहां पर फोर्स कपल में जनरेट होगा जिसकी वजह से द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ये यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यहां पर अ कपल ऑफ फोर्स कैन एबल टू प्रोड्यूस द टॉर्क इन इट। तो आज हम यहां पर पहले इन सभी ब्रांचेस में इस कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल की ऑल द 4 ब्रांचेस में फोर्स की एनालिसिस करेंगे। देन आफ्टर द फोर्स हम यहां पर टॉर्क डिराइव करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क इस करंट कैरिंग कॉइल में लग रहा है और कैसे लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर जो कंसिडरेशन लिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRSP ये रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर कर ली जिसमें I करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करा रखी है। अब बेटा यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रखा है। तो इन इंडिविजुअल साइड्स PQ, QR, RS एंड SP हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मैंने कहा कॉइल की लेंथ L और ब्रेथ B ले रखा है तो लेंथ और ब्रेथ के रिस्पेक्टिव जो कॉइल का एरिया इंट्रोड्यूस हो रहा था वो एरिया इन दिस डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, मतलब इस कॉइल के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है A वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर एक्ट कर रही है जैसा कि हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है देन फोर्स कैसा लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ब्रांच इंट्रोड्यूस करेंगे PQ एंड RS। सो फॉर द ब्रांचेस PQ एंड RS द फोर्स ऑन द ब्रांच क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं यहां पर फोर्स ऑन ब्रांच PQ एंड RS। PQ एंड RS ब्रांच में फोर्स कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमें मालूम है द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, the magnetic Lorentz force on branch PQ, पहले PQ के लिए बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा। दिस इज FPQ विच इज इक्वल टू I L क्रॉस B। अब यहाँ पे लेंथ किधर है बेटा, अगर लेंथ हो दैट इज B इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर भी किस तरफ हो जाएगा, ये वेक्टर भी हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब R में P से Q की तरफ, ये हो जाएगा वेक्टर B। तो IB क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। अब जरा B क्रॉस B को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम IBB साइन एंगल कितना होगा बेटा। अब अगर ये थीटा है और हमें मालूम है एरिया वेक्टर लगता है 90 डिग्री पर, सो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, सो इट विल बिकम साइन 90 माइनस थीटा। सो नाउ the force on branch PQ is IBB sin 90 minus theta will become cos theta। तो ये आ गया force on the branch PQ। Now what is the direction of PQ? So बेटा यहां पर resultant force की डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग B क्रॉस B से, that means
The cross product result can represent the direction of force on branch PQ. So अगर PQ ब्रांच में वेक्टर स्मॉल b लग रहा है P से Q और B लग रहा है 90 माइनस थीटा पे, तो अगर हम इधर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो हमारा रोटेशन ऑफ फिंगर कुछ इस तरफ आएगा। दैट मींस थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। दैट मींस जो फोर्स आने वाला है PQ ब्रांच में वो आने वाला है ऊपर की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑन ब्रांच PQ। दैट मींस ये किधर लग रहा है? ये लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर हम बात करने वाले हैं फॉर द ब्रांच RS। नाउ फोर्स ऑन ब्रांच RS ब्रांच में फोर्स कितना हो जाएगा? तो बेटा RS ब्रांच में बात करें तो करंट जा रही है R से S। दैट मींस यहां पर वेक्टर B जो स्मॉल b है वो कुछ इस तरफ रिप्रेजेंट हो रहा होगा। एरिया वेक्टर लगता है 90 डिग्री पर। दैट मींस ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। सो यहां पर हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन द ब्रांच RS दैट इज FRS व्हिच इज इक्वल टू I वेक्टर स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B। सो यहां पर इसको हम ओपन करेंगे, हो जाएगा IBB। एंगल कितना हो जाएगा? sin 90 प्लस थीटा। एंड बाय डिफॉल्ट sin 90 प्लस थीटा इज आल्सो cos थीटा। So FRS भी सेम मैग्नीट्यूड का आ गया। नाउ डायरेक्शन किधर होगी? अगेन यहां पर भी हम B क्रॉस B दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे, फोर्थ डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगर हम स्मॉल b से कैपिटल B की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस स्मॉल b इधर जा रहा था और कैपिटल B इधर जा रहा था, तो जब B क्रॉस B करेंगे देन थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो रिजल्टेंट फोर्स ये किधर आ जाएगा? RS में नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब बेटा यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इन द ब्रांचेस PQ एंड RS, PQ और RS की ब्रांचेस में जो फोर्स आ रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स आ रहा है। दैट मींस सेम लाइन ऑफ एक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली एक्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन? दैट मींस अगर किसी सिस्टम में अप एंड डाउन दोनों साइड इक्वल फोर्स लगेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। सिस्टम ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो जहां पर है वहीं पर रुक जाएगा। दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों फोर्स के इफेक्ट यहां पर जीरो हो जाएंगे और यहां पर वो कोई भी रोटेशन कॉज नहीं कर रहे क्योंकि वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं, एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं रिमेनिंग साइड्स की। नाउ रिमेनिंग साइड्स हमारे पास बची है SP एंड QR। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? QR और SP साइड में लगने वाले फोर्स को अब ऑब्टेन करने जा रहे हैं, जिससे हमें यहाँ पे टॉर्क के बारे में पता चलेगा। तो अब बेटा हम इसको यहाँ पे रब कर देंगे क्योंकि इन दोनों फोर्सेस से यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया है वर्टिकल एक्सिस में। नाउ द फोर्स ऑन द ब्रांचेस SP एंड QR। नाउ द फोर्स ऑन branches SP and QR। QR और SP में अगर हम फोर्स ऑब्टेन करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पर बेटा हम लोग अगर बात करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे, देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स, द फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर मैं बात करूं यहां पर इन द ब्रांच SP, तो हमें मालूम है SP में एंड QR में जो लेंथ वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दैट मींस यहां पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। इन द अपर ब्रांच PQ एंड RS हम ये अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर देंगे, तो इसको मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया। फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। हम क्या देख रहे हैं? थंब जा रहा है इस प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट्स। दैट मीन थंब जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट्स आ रहा है। दैट मींस फोर्स किधर हो गया? इन द ब्रांच SP फोर्स इनवर्ट्स आ गया। ये आ गया हमारा फोर्स ऑन द ब्रांच SP प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन ब्रांच SP
एसपी ब्रांच में फोर्स आ जाएगा एफ एस पी विच इज इक्वल टू आई लेंथ वेक्टर, यहां पर मैंने एल वेक्टर से शो कर दिया, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है तो मैंने एल वेक्टर ऊपर की तरफ शो कर दिया। सो ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। सो यहां से हो जाएगा आई एल बी साइन 90, क्योंकि ये दोनों एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल 90 डिग्री था, यहां पर भी 90 डिग्री है। सो ये हो जाएगा हमारा एफ एस पी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ एस पी कितना आ गया आई एल बी। किधर लग रहा है? नॉर्मली इनवर्स, प्लेन के नॉर्मली इनवर्स। अब बात करेंगे फोर्स ऑन ब्रांच क्यू आर। बिल्कुल सिमिलरली बात करेंगे, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट हो रहा है उस पर भी। सो क्यू आर ब्रांच में क्या हो जाएगा बेटा? इन द ब्रांच क्यू आर द फोर्स एफ क्यू आर विल बिकम आई, अगेन लेंथ वेक्टर किधर हो जाएगा बेटा? नीचे की तरफ हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल बिटवीन देम अगेन 90, सो इट विल बिकम sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, दिस वन इज ILB। डायरेक्शन किधर हो जाएगी? डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड के साथ करंट जा रही है नीचे की तरफ, कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है नॉर्मली आउटवर्ड इस तरफ, दैट मींस फोर्स किधर हो जाएगा? नॉर्मली आउटवर्ड, पॉजिटिव z एक्सिस, तो फोर्स लग गया इन दिस डायरेक्शन F Q R, नॉर्मली आउटवर्ड, जिसको z एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये हो गया हमारा नॉर्मली आउटवर्ड। अब देखिए फोर्स अभी भी कैसा लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट, मगर अब ये एक्ट कर रहा है एज अ कपल, क्योंकि ये कॉइल की दो एंड साइड्स पर एक्ट कर रहा है। दैट मींस अगर मैं इधर वाली साइड की बात बोलूं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस रेक्टेंगुलर सरफेस के सर्कमफेरेंस में कॉइल कंसीडर करी, तो यहां पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, बाहर की तरफ, और इस वाली साइड में लग रहा है फोर्स अंदर की तरफ। दैट मींस यहां पर ये क्या हो रहा है? ये कॉइल जो है इस फोर्स से बाहर आना चाह रही है और इस फोर्स से अंदर जाना चाह रही है, इस साइड से अंदर, इस साइड से बाहर। दैट मींस सडनली क्या हो जाएगा? सडनली ये रोटेशन स्टार्ट कर देगी कुछ इस तरह से। दैट मींस क्या हो गया? नेट फोर्स उस सिस्टम में जीरो हो गया, कॉइल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस और कहीं नहीं जा रही है, बट वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से सिस्टम में नेट फोर्स जीरो शो हो गया। दैट मींस सिस्टम में फोर्स नहीं लग रहा है, बट सिस्टम में ये जाने वाले फोर्स कपल की तरह बिहेव कर गए, जिसकी वजह से यहां पर सिस्टम में टॉर्क लगने लगा और कॉइल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करने लगी, और इस तरीके से रोटेशन वो स्टार्ट करने लगी। तो बेटा इस तरीके से यहां पर क्या होगा? इस तरीके से यहां पर फोर्स आ गए एफएसपी और एफक्यूआर। अब ये फोर्सेस एज द कपल एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम में टॉर्क आने वाला है। अब टॉर्क अगर आ गया सिस्टम में, तो कितना टॉर्क आ गया वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। इसको हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा टॉर्क निकालने के लिए। तो अब बात करेंगे टॉर्क के लिए। So as we know that FSP and FQR act as couple, which is responsible for torque. अब टॉर्क कितना लग रहा है, इसके लिए हमने क्या किया? हमने इस कॉइल का टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया। तो टॉप व्यू जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें PQ साइन नजर आ रही होगी, और बाकी ये SR उसके नीचे ओवरलैप हो रही होगी। तो हमें ऊपर से कुछ इस तरीके से ये साइन नजर आ गई, P इधर है, Q इधर है। Q के नीचे ओवरलैप करता हुआ R नजर आ रहा होगा, और P के नीचे ओवरलैप करता हुआ S नजर आ रहा होगा। अब हमें मालूम है करंट जा रही थी इधर से इधर, मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी बेटा इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर लग रहा था कॉइल के परपेंडिकुलर, एंड एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। साइड ये जो दे रखी थी बेटा, ये हमें दे रखी थी B, दिस वन इज द साइड B। अब अगर बेटा हमें यहां पे फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, तो फोर्स किधर लग रहा था? FSP लग रहा था, प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट। दैट मींस ऊपर से देखने पर हमें कुछ इस तरफ नजर आ रहा था। ये था फोर्स ऑन SP ब्रांच, और यहां पर नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज अ फोर्स ऑन QR ब्रांच, ये था FQR।
अब बेटा अगर कपल एक्ट कर रहा है FSP एंड FQR एट द एजेस ऑफ द कॉइल, देन द टॉर्क, तो बेहतर है बेटा हम टॉर्क जब भी निकालते हैं, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि टॉर्क निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेस दे रखे हैं तो बेहतर है किसी एक फोर्स के अबाउट ही टॉर्क ले लीजिए। अगर आप किसी एक फोर्स के अबाउट टॉर्क ले लेंगे तो उस फोर्स का मूवमेंट अबाउट द रोटेशनल एक्सिस विल बिकम जीरो। तो बेटा हमने यहाँ पर थोड़ा स्मार्टनेस करी, क्या हमने यहाँ पे QR साइड के अबाउट टॉर्क ले लिया, तो अब ये FQR हमारे लिए यूजलेस हो गया, हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है। तो बेटा टॉर्क कितना आ जाएगा, देखिए टॉर्क के लिए दैट इज टाउ, क्या होता है बेटा फोर्स, अब फोर्स में एक तो बेकार हो गया, केवल एक बचा FSP, इनटू क्या होता है बेटा उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी बेटा, ये था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है और ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा हो गया, ये b है, तो मैं मालूम है ये b cos थीटा है और ये b sin थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में b sin थीटा मिल गई और फोर्स है FSP, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो मैं इधर साइड निकाल देता हूं उसको, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। तो यहां से टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, टॉर्क आ जाएगा टाउ FSP हमने थोड़ा सा पहले निकाला था, दिस इज ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा b sin थीटा। सो वी कैन से दैट IL इंटू b को मैंने एक साथ कर दिया b sin थीटा। अब बेटा हमें मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये IA हो गया b sin थीटा। यहां पर मैंने IA को एक साथ कर दिया, क्यों, क्योंकि बेटा I इंटू A मतलब किसी भी कॉइल का करंट और उस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट, ये मिलकर हमें एक नया पैरामीटर, एक नई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब ये क्यों करता है, बिकॉज हमें मालूम है कि एक करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एवरी करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग। अब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैग्नेटिक डायपोल, तो अगर वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी ऑफर होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया क्रॉस सेक्शन के इक्वल होता है, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M इज अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, IA को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर IA को हम लोग बोलते हैं M, where I into A is called M, क्योंकि एरिया भी वेक्टर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक्ट करता है। दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वेक्टर। सो टॉर्क कितना आ गया, यहां से टॉर्क आ गया, यहां से IA विल बिकम M and this one is B and sin theta। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर आते हैं विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट कैसा होता है, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क आ गया हमारा यहां से टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो ये था बेटा हमारा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है M क्रॉस B। सो अब अगर आपने टॉर्क निकाल लिया है दैट इज M क्रॉस B वेयर M इज इक्वल टू IA, तो अगर मैंने कहा यहाँ पे सिंगल टर्न ऑफ कॉइल था तो I इंटू A हो गया। अगर यहाँ पे इस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स होते, टोटल टर्न्स n नंबर होते कैपिटल M, तो करंट कितने टाइम्स बढ़ जाती है यहाँ पर, n टाइम्स बढ़ जाती, दैट विल बिकम NI। सो यहाँ पर हो जाता है NIA एंड NIA भी हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट से ही रिप्रेजेंट होता, क्योंकि वो टोटल करंट हो जाती जो कि टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करके हमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोवाइड करती। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफर करता है और उसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, दैट मींस उसके रोटेटरी इफेक्ट आ जाता है। दैट मींस यहाँ से हमने क्लियरली देख लिया कि अगर किसी कॉइल को हम करंट देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो वो हमें
टॉर्क प्रोवाइड करेगा, दैट मींस रोटेशन प्रोवाइड करेगा, दैट मींस किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही वो रोटेशन स्टार्ट कर देती है। ये चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं अभी इसी लेक्चर के साथ कि जब किसी नॉर्मल कॉइल कुछ नहीं करना है, एक कॉपर का वायर लीजिए, राउंड कर दीजिए, वो एक कॉइल बन जाएगा, उसको आप करंट दे दीजिए, तो करंट देते ही जैसे ही उस कॉइल से आप मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे वो ऑल ऑफ सडन अपने कपल ऑफ फोर्स की वजह से रोटेशन स्टार्ट कर देगा, दैट मींस इट बिहेव लाइक अ मोटर, वो एक मोटर की तरह बिहेव करने लगेगा। यहीं से हमें मोटर की एप्लीकेशन समझ में आ जाती है कि ये एक मोटर की तरह डिजाइन हो सकता है। तो अब हम ये करने वाले हैं, इसको भी आप इस लेक्चर के साथ देखिएगा और समझिएगा। सो लेट्स सी किस तरीके से ये वर्क करता है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे यहां पर हमने बेटा एक बैटरी एलिमिनेटर ले रखा है फॉर द करंट। यहां से हम करंट प्रोवाइड करेंगे इस कॉइल को। बेटा यहाँ पे मैंने एक कॉइल ले रखी है कॉपर की, इस कॉइल को मैंने यहाँ पे फ्रीली हैंग कर रखा है विद अ मेटेलिक कॉन्टैक्ट। इन मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसको फ्रीली हैंग कर रखा है। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट को हमने इस सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। ये सप्लाई यहाँ पर इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर रही है, जिससे जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही यहाँ पर करंट मिलना शुरू हो गया, जिसको हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम थोड़ा सा भी यहाँ पर रब कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे करंट मिलना तो शुरू हो गया। अब अगर करंट हमने प्रोवाइड कर दिया, अब हमें क्या करना है, इस कॉइल को बस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है। अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे देन ये ऑल ऑफ सडन क्या कर देगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा। अब कॉइल को अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये मैग्नेट यूज़ किया है। अब जैसे ही इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जिसके पास करंट ऑलरेडी है, ये तुरंत कपल जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते ही इसने फोर्स फील करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये क्या करने लगा, रोटेशन इसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये बेटा एफर्ट आ रहा है किसका, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दी, अगेन ये स्टॉप हो गया। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से हम प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते ही हमने क्या देखा, अगेन ये फोर्स फील करने लगा और फोर्स फील करने के बाद ये फिर से क्या करने लगेगा, अगेन फोर्स प्रोवाइड करते ही ये देख रहे हैं आप रोटेशन कर रहा है। अगेन इसने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर कैन एबल टू प्रोड्यूस अ टॉर्क इन अ कॉइल। सो ये था बेटा हमारा एक कंसेप्ट कि किस तरह से हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उस पर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल व्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पे डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थैंक यू क्लास।